बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार का गठन हो गया। मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर बांग्लादेश की बागडोर संभाल ली। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, लेकिन भारत की चिंता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुभकामना संदेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बांग्लादेश में हालात जल्द शांत होने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश में इस होटल को सिर्फ इसीलिए जला दिया गया क्योंकि ये शेख हसीना समर्थक नेता का था। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से उनके समर्थक और अल्पसंख्यक निशाने पर, खासकर हिंदू, जिनके खिलाफ खुलकर हिंसा हो रही है। इस्लामी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में सरकार विरोधी हिंसा को हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील कर दिया है। आपके सामने बांग्लादेश में जलाए गए हिंदू मंदिर की तस्वीर, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ हिंदू बांग्लादेशी कितनी मुश्किल में है। सब टाइम में हिंदू लोग अटैक होता है। अभी बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बहुत परिचित हिंदू लोग बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया में भागा। अब आपके सामने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीर है, जहां पर भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू जान बचाने के लिए पहुंच गए, लेकिन बीएसएफ ने इन्हें रोक दिया। গিয়ে তারপর থেকে তো আসবো এই গ্যাঞ্জাম শুরু হয়ে গেল। যারা আপনার আত্মীয়রা ওখানে ছিলেন তারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন? তারাও তো ভয় আছে, কখন কি হয়। যত চেয়ারম্যান মেম্বার যারা আওয়ামী লীগের ছিল কেউ নেই, যে সামনে পড়ছে তাকে ফায়ার করে দিচ্ছে, পিটিয়ে মারে ফেলছে। बांग्लादेश से आए इन हिंदू बांग्लादेशियों का कहना है कि उन्हें सताया जा रहा है। उनके घर, मंदिर इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जिन्हें जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोध के नाम पर हिंदू निशाने पर है। सरकार के गठन से पहले हालात वहाँ बेकाबू हैं, जिसका फायदा उठाकर कट्टरपंथी हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं। भारत के लिए चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है। फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो खिंचवाने के लिए ढाका जैसे बड़े शहरों में कुछ लड़के वहाँ खड़े कर दिए हैं कि देखो मंदिर उनके बरकरार हैं, पर जो खबरें आ रही हैं अनवेरिफाइड, वो ये कहती हैं कि छोटे शहरों में और गांवों में हिंदुओं की हालत बहुत खराब है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतने अत्याचार के बावजूद विदेशी मीडिया का रवैया भी सोशल मीडिया पर आक्रोश का विषय बना हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन की है, जिसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर बदले की कार्रवाई। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना के समर्थक के तौर पर देखे जाते हैं। इस हेडलाइन को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहना चाहता है कि हिंदुओं पर हमले उनके धर्म की वजह से नहीं हुए, बल्कि उनके सियासी समर्थन की वजह से हो रहे हैं? क्या इस तरह हिंदुओं की हत्या को वो सही नहीं ठहरा रहा? सोशल मीडिया पर इस आक्रोश के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने हेडलाइन बदल दी और बदले की बात हटा दी। नई हेडलाइन में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, प्रधानमंत्री के जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले। इस हेडलाइन पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि सिर्फ हेडलाइन बदल दी गई, लेकिन इसके अंदर के तर्क अब भी हिंदू विरोधी ही हैं। विदेशी मीडिया भारत की छोटी से छोटी घटना को बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करता रहा है। भारतीय लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर भारत को घेरना उसकी तरफ से आम बात है, लेकिन बांग्लादेश के मामले में विदेशी मीडिया की रिपोर्टिंग और नीयत दोनों सवालों में है। हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जेनोसाइड और रेप लगातार चल रहा है और मुझे ये बिल्कुल शक आता है कि इसके बारे में फॉरेन प्रेस क्यों नहीं लिख रही है। वही बीबीसी जो एक डेमोन्स्ट्रेशन को देख के कहती है कि आपने इसको ह्यूमन राइट्स नहीं किए, ये नहीं किया, वो इसके बारे में एक लफ्ज नहीं लिख रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक एक चीज पे बात उंगली उठाती है, कुछ नहीं लिख रही है। तो ये जो है समझने वाली बात है कि कौन से शख्स, कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं। बड़ी बात यह है कि जमात इस्लामी हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमले की बात खुद कबूल कर चुका है। इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार को बदले में किया गया हमला बताना लोगों के गले नहीं उतर रहा। सवाल ये कि क्या इसकी वजह
बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे अमेरिकी हाथ होने का वो दावा है, जो अब पुख्ता होता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका शेख हसीना को तो तानाशाह बताता रहा, लेकिन उनके सत्ता से बाहर जाने के बाद वहाँ हो रही हिंसा पर सख्त रुख अपनाने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो। शेख हसीना के बारे में कहा गया कि वो तानाशाह थी, पर बांग्लादेश के ही लोग पूछ रहे हैं कि जो आज वहां हो रहा है वो क्या है। खुलेआम विपक्षी नेताओं का कत्ल, अल्पसंख्यकों पर हमले किस लोकतंत्र में होते हैं? वैसे भी बांग्लादेश को लोकतंत्र कहना ठीक नहीं होगा, जहां तख्ता पलट के 29 प्रयास हो चुके हैं और इस बार तो सेना पाकिस्तान की तरह हाइब्रिड सरकार बनाने में कामयाब हो गई। शेख हसीना भले ही चुप हों, लेकिन उनके बेटे की तरफ से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में अगर हिंसा नहीं रुकी तो वो अफगानिस्तान बन जाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? उसकी वजह बांग्लादेश में हो रही हिंसा, जहां दंगाइयों का बोलबाला है। अल्पसंख्यक ही नहीं, आम लोग तक दहशत में है। रात में पहरा देते ये ढाका के लोग हैं, जो अपने घरों में हो रहे हमलों और चोरी से परेशान होकर खुद ही सुरक्षा में जुट गए हैं। बांग्लादेश छोड़िए, राजधानी ढाका में कानून नाम की चीज नहीं है। बांग्लादेश में इस्लाम हो रहे हमलों से चिंतित है। इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में बयान दे चुके हैं। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. बांग्लादेश में शेख हसीना समर्थक नेताओं को भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। अब तक 29 अवामी लीग के नेता मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक पर उंगलियां उठ रही हैं। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले रक्षा जानकारों की माने तो बांग्लादेश में ISI लगातार धार्मिक कट्टरता का सहारा लेकर शेख हसीना को भारतीय एजेंट करार देकर उनके खिलाफ माहौल बना रही थी, जिसमें वो आखिरकार 5 अगस्त को कामयाब हो गए। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट, नॉट इवन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पाकिस्तान के ही ट्रेंड ऑफिसर्स जब भी बांग्लादेश पे सत्ता बदली हुई है, आप देखिएगा इट इज ऑलवेज बीन अ ब्लडी हैंडिंग टेकिंग ओवर, मारा मारी, जान लेना, ये इस तरीके से हुआ। ये बात बांग्लादेश के संस्थापकों की मूर्तियों के साथ हो रहे इस सलूक से सही साबित होती है। पता चलता है कि धार्मिक कट्टरता बांग्लादेश पर हावी हो गई है, जिसका शिकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ उसे आजादी दिलाने वाले मुजीबुर रहमान भी हो चुके हैं। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो शेख हसीना की तरफ से बड़ा बयान आया। उनके बेटे ने कहा कि उनकी मां बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी पर देश लौट सकती हैं, लेकिन बड़ा सवाल बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत का है, जिससे खालिदा जिया जैसे नेता ताकत देने का काम करेंगे। तो क्या शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटने वाली है? मोहम्मद यूनुस के हाथों बांग्लादेश की कमान आ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश का यह नया इंतजाम कितना कामयाब होगा। उनके नेतृत्व में बनी सरकार में छात्र आंदोलन के चेहरा रहे मोहम्मद नाहिद इस्लाम और आसिफ सजीब भी होंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश में हो रही हिंसा को रोकने की है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की गरीबी कम करने का श्रेय दिया जाता है। ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस गए यूनुस दुबई से होते हुए स्वदेश लौटे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए छात्रों और अफसरों के अलावा सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा भी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर बोलते हुए मोहम्मद यूनुस भावुक हो गए। उन्होंने छात्र आंदोलन को दूसरी आजादी बताया। अब सवाल ये है कि 5 अगस्त के बाद जो कुछ हुआ क्या उसे आजादी कहा जा सकता है, क्योंकि छात्र आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश अराजकता की गिरफ्त में आ गया और विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर मार डाला गया। 5 अगस्त को शेख हसीना को 1 घंटे के भीतर बांग्लादेश छोड़कर भागने का फैसला करना पड़ा था। आज तक और इंडिया टुडे की टीम ने उस दिन की पूरी घटना को एनिमेशन और तस्वीरों के जरिए दोहराने की कोशिश की है। 5 अगस्त को ढाका में सुबह 9 बजे लोग बेकाबू हुए, कर्फ्यू तोड़ा और प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे। बांग्लादेश के समय के अनुसार दोपहर 1 बजे ढाका के आईजी ने शेख हसीना को बताया कि हालात बेकाबू हो गए हैं। शेख हसीना ने पूछा, आर्मी क्या कर रही है?
आईजी ने कहा आर्मी ने ताकत का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। 1:30 बजे शेख हसीना को उनकी बहन और सीनियर स्टाफ ने ढाका छोड़ने के लिए राजी कर लिया। शेख रेहाना ने कहा हमें निकल जाना चाहिए। शेख हसीना ने कहा जाने से पहले आखिरी संदेश देना चाहती हूं। इस पर आईजी ने कहा मैम हमारे पास इतना समय नहीं है। 1:35 पर शेख हसीना के बेटे का फोन आया। उसने भी उन्हें ढाका फौरन छोड़ने के लिए राजी किया। उसने कहा वहां रुकना ठीक नहीं है, निकल जाओ। शेख हसीना को कार से तेजगांव हेलीपैड ले जाया गया। चॉपर उन्हें करीमटोला एयरबेस ले गया। वहीं से नई दिल्ली को एयर स्पेस क्लियरेंस के लिए एसओएस कॉल की गई। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर कब्जा जमा लिया। दोपहर 3 बजे शेख हसीना भारत के लिए C-130 विमान में सवार हो गई। 3:40 पर उनका विमान भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कर गया। शाम 5:36 पर उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया। इस तरह अगर शेख हसीना अपनी जान आखिरकार बचा सकी। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।